रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग बैक हो गया, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर जाएगी लाइट और वापस आ जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। जैसे रात को हम देखते हैं चंद्रमा लाइट देता है, मून गिव्स लाइट, तो मून की तो अपनी कोई लाइट है नहीं, तो मून किसकी लाइट देता है? सन की लाइट देता है, तो रिफ्लेक्ट करता है लाइट और हमारे तक रोशनी आती है ना। ऐसे ही वीनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट क्या है? प्लेनेट, सबसे ब्राइटेस्ट, ठीक है। तो वीनस जो है वो भी सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सन की। इनकी किसी की भी अपनी, प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। किसकी लाइट होती है? स्टार्स की लाइट। तो जो भी चमकता है, अगर प्लैनेट है तो वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, लाइट को वापस फेंक रहा है, ठीक है। और जैसे अब तुम, हेडलाइट होती है हमारी, हेडलाइट होती है गाड़ी की या मोटरसाइकिल की या स्कूटर की, किसी की भी हेडलाइट। अब हेडलाइट में पीछे तुम देखते हो एक चमकीला चमकीला सा वो लगा रहता है, पीछे देखा तुमने? हेडलाइट को भी ध्यान से देखा? हेडलाइट की लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। जब तुम लाइट चला के छोड़ देते हो, मान लो सामने गाड़ी खड़ी हुई है और तुम सामने खड़े हो उसके, तो तुम दिखाई दे जाओगे उसको लाइट में, है ना। इधर उधर वाली चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी जाती है। तो पीछे उसमें कनकेव मिरर लगा होता है। कनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा, ऐसा मुड़ा होता है। दो तरह के मिरर्स पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे कॉनकेव और एक पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। तो चम्मच होती है ना, चम्मच, चम्मच का अंदर का हिस्सा जो है वो कनकेव है। केव कैसा होता है? गुफा। केव किसको बोलते हैं? गुफा को। तो गुफा कैसी होती है? अंदर घुसता है, ठीक है। तो केव का मतलब ऐसी, और कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा। चम्मच को उल्टा कर दूँ तो जो बाहर वाला पार्ट है उसका, दैट इज कॉन्वेक्स पार्ट, ये कॉनकेव पार्ट, ये कॉन्वेक्स पार्ट। समझ में आ गई बात है? तो हमारी जो हेडलाइट है उसकी गाड़ी की, वो ऐसी शेप की होती है और उसमें चमकीले शीशे लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है उसका। और जितने भी कनकेव शेप होते हैं, ऐसी कनकेव शेप है, यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से, ये सरफेस है, ये कनकेव। ये जो है इस लाइट का एक, अगर मान लो कोई लाइट आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाती है। कोई लाइट रे जो इस, ये लाइन जो दिख रही है तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो पता नहीं स्कूल में पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे पता है, पर कोर्स में था तुम्हारे 8th में, है ना। है कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर तो पढ़े थे ना, पढ़े थे। तो स्कूलों में कई बार क्या करते हैं वो टीचर्स, वैसे ही पास कर देते हैं मुझे, आजकल बहुत बुरी हालत है, ठीक है। तो ये जहाँ से लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो वापस जाती है जिस पॉइंट से, उसको बोलते हैं फोकस। कोई भी लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरी, और इसके पैरेलल कोई लाइट आई और कनकेव मिरर से टकराई, तो टकरा के कहीं ना कहीं वापस जाएगी ना वो। तो जिस पॉइंट से वो पास होके जाएगी, इस एक्सिस को काटते हुए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्या हो गया? ठीक है, सुनो भी सुनो तो ये फोकस हो गया, समझ में आ गई बात सबको? अब होता क्या है, जो हमारी हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों की, वहाँ पर इस फोकस के ऊपर एक बल्ब लगा देते हैं। बल्ब होता है ना उसके अंदर, लाइट को आज जाके देखना अपनी गाड़ी की, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। एक बल्ब होता है छोटा सा, वो किस पॉइंट पे लगा होता है? उस कनकेव जो हेडलाइट है तुम्हारी अंदर, ऐसी होती है घड़ी अंदर, उसके फोकस पे लगा होता है। तो इसमें दो रूल है, अभी हम रूल पढ़ेंगे। ये रूल में एक रूल तो ये बताई दिया मैंने, दिस इज वन ऑफ द रूल। तो रूल क्या है कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो दैट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से वापस जाएगी। और दूसरा रूल बिल्कुल इसका उल्टा, जो लाइट रे फोकस से जाएगी दैट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो? इसमें तो लाइट ऐसे नहीं ऐसे आई। और अगला रूल क्या है, जो लाइट ऐसे जाएगी फोकस से, ये फोकस से गई ऐसे, तो यहाँ टकराई, दिस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 1, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus. Rule number 2,
लाइट पासिंग फ्रॉम द फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुमने बल्ब रख दिया यहाँ, तो उससे लाइट निकलेगी, इससे टकराएगी और वो सीधी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से निकलेगी ये और इसकी सीधी हो जाएगी। तो तुम देखते हो लाइट की एक बीम बन जाती है और दूर तक हमें रोशनी। बात समझ में आ गई? इसके पीछे से मिरर हटा दूंगा तो कुछ भी नहीं होने का ना। अगर इसके पीछे का जो मिरर है ये वाला पार्ट हटा दूँ तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वहाँ बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा छोटा सा, 5 वाट का 10 वाट का जितने का भी होता है। तो लाइट तो तुम्हें नहीं दिखाई देगी। और अब तो ऐसी लाइट आती है जो बिल्कुल आँख ही बंद हो जाती है, सामने से आ रही है लाइट दिखता है कुछ नहीं, जो प्रोजेक्टर टाइप की लाइट आ रही है सफ़ेद वाली, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल तुम्हारा फोकस वाली लाइट होती है, जो पीले रंग की येलो कलर की लाइट्स होती है, उनमें यही कंसेप्ट। वाइट वाली में कुछ नया डाला हो तो मुझे पता है उसका नहीं। समझ में आ गई बात सबको? तो अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ ये समझा रहा हूँ, ये रोल तो हम दोबारा करेंगे अभी मैं समझा रहा हूँ केवल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से भी हो सकता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं। घर में मुंह देखते हैं ना, हम बाल काटते हैं, है ना, कुछ भी चेहरे को ऊपर करना हो तो रिफ्लेक्ट उस पर देखते जाके, शेविंग करनी है तो उससे मिरर के अंदर देखते हैं। तो प्लेन मिरर जो उसमें भी रिफ्लेक्शन होगा, कनकेव मिरर है उसमें भी रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी रिफ्लेक्शन सब जगह होगा, तो अलग अलग तरीके से होगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट होना, वापस जाना, टकराई और वापस आना। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है वो मिरर नहीं है, उसमें मिरर में भी होता है वैसे ये रिफ्रैक्शन, लेकिन जैसे हम सामने ग्लास लगाओ, ग्लास और मिरर में डिफरेंस समझते हो ना। मिरर होता है जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, इसमें नहीं देखते ना, इसमें हमें अपनी इमेज दिखाई तो दे रही है लेकिन उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कि मैं खड़ा हूँ सामने, मैंने कौन से कलर की शर्ट पहन रखी ये भी नहीं पता चल रहा मुझे, है ना, ये नहीं दिखाई दे रहा, पर ये पता है कि इतनी दिख रहा है कि मेरे सामने है कुछ, मेरी इमेज बनी हुई है। तो किसी भी ग्लास के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का एंटर करना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, आर पार दिख रहा है ना मेरे को इसमें। तो पहले लाइट यहाँ से गई एयर से एंटर करी ग्लास में, ग्लास से एंटर करेगी फिर वापस एयर में, ठीक है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो वो बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब अगर यूँ जा रही है सीधी तो वो या तो इधर को मुड़ेगी या इधर को मुड़ेगी जरूर, सीधी नहीं जाएगी, कोई भी लाइट कभी भी सीधी नहीं जाएगी। तो जो बेंड हुई लाइट, उस बेंडिंग प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात है? तो रिफ्रैक्शन होता है। और कुछ लाइट एब्जॉर्प्शन भी होती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो तीनों चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। पर जो ज़्यादा चीज़ हमें दिखाई दे रही होती है वो उसको हम मान लेते हैं। जैसे शीशा है, अब अगर जो मिरर है तुम्हारा, उस मिरर को पीछे से पेंट करते हैं, पता है तुम्हें मिरर बनता किससे? सिल्वर पेंट। सेट नहीं कुछ है, कोई बोल रहा था नहीं। इसके अंदर एक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, इसके ऊपर जो चमकीली लेयर होती है ना वो चांदी की होती है, सिल्वर। तो हर शीशे के ऊपर पीछे जो लगी है जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हो, दैट इज प्योर सिल्वर, ठीक है। केमिस्ट्री की एक रिएक्शन है, नाम भूल गया हूँ मैं, क्या नाम, बेंडिक्स रिएक्शन थी, पता नहीं क्या था, मुझे बेंडिक्स सॉल्यूशन मुझे ध्यान नहीं रहा, बहुत दिन पहले। तो वो उसकी लेयर होती है और उसके पीछे क्या करते हैं, वो उतर ना जाए उसके पीछे पेंट कर देते हैं, तो वो मिरर बन जाता है। ग्लास ही होता है वो, इस ग्लास को मिरर बना सकते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, वो लिक्विड, वो इक्वेशन कराते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरे सामने ही, अकेले की नहीं,
ये क्या मतलब है? मतलब हमें चिड़ा चिड़ा खा रही है नहीं चाहिए ठीक है। तो वो उसके अंदर डाल देते हैं तो वो लेयर जो है उसके ऊपर जम जाती है और फिर उसके पीछे हम पेंट कर देते हैं तो हमारा मिरर तैयार। ठीक है, इतना खाते हो तो मैं ऐसे बताऊँ, अगर ना खाओ तो क्या करो भाई, है तुम्हारे लिए छूट, घर से ले आया करो 2-3 किलो चीज। तो गिलास वो कर दिया, अब ये गिलास जो है मिरर बन गया। अब मिरर बन गया तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उसको मिरर को उठाओ और लाइट की तरफ ऐसे करो, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि दूसरी तरफ लाइट है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर अगर हमने लेयर लगा दी तो बंद हो गया, 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा उसके अंदर, है ना। कांच का कोई टुकड़ा कभी टूटा मिल जाए कहीं पे मिरर का, तो उसको लाइट की तरफ करोगे तो तुम्हें लाइट उसमें से जाती हुई दिखेगी, क्योंकि है कुछ पीछे से लाइट दिख रही। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक हो गया, अंधे हो गए, तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, पीछे मेरे आंखों के सामने मिरर रख दिया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या है पीछे, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइट उसमें से भी पास हो पा रही है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो रही है ना। अगर हो जा रही है पूरी तो हमें आर पार दिखता है, अगर पूरी नहीं हो रही है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हमें कम दिखाई देगा, बस इतना। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अब यहाँ अंतर ये है कि मिरर्स में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, और ग्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट बेंड हो जाती है। बेंड क्यों हो जाती है, क्योंकि एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जो होती है, स्पीड जो होती है, हर मीडियम की अलग होती है। ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड अलग होगी, एयर में जाएगी उसकी स्पीड अलग होगी, वो वाटर में से पास होगी तो उसकी स्पीड अलग होगी, ठीक है, पेट्रोल में से पास कराओगे तो उसकी स्पीड अलग होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट, अलग अलग है वो। तो जितना जिसकी भी जो भी लाइट की स्पीड होगी उसकी वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है, ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वो बेंड हो जाती है। समझ में आ गई बात मेरी, अच्छे से समझ में आ गई सबको। तो रिफ्लेक्शन में हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने उसकी डेफिनेशन समझी, रिफ्लेक्शन होता क्या है और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। अब रिफ्लेक्शन के अंदर ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, जो लाइन इसके पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, जो मिरर के परपेंडिकुलर हो लाइन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइन है मेरी, दिस इज नॉर्मल, ठीक। अब लाइट आई यहाँ से, ये लाइट आई, तो इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, हमेशा ध्यान रखना है नॉर्मल और इस रे के बीच में बनना चाहिए, ये वाला नहीं होता है। बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, इसे मार्क कर देते हैं आई, ये आई नहीं है। नॉर्मल के साथ जो लाइट रे का एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे ही ये टकराएगा और वापस जाएंगे, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कहीं रिफ्लेक्शन कीजिए रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कीजिए रिफ्लेक्शन करो, तो ये गलती नहीं करना, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। ये चार चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना। तो अब हम इसके बाद, बेटा इधर ध्यान, अब इसके बाद उसे भी नहीं पढ़ने देते, मैं बात करता हूँ, मत करा करना बात। जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं क्लास में से बाहर भगा देता हूँ लड़कियों से लड़का, ध्यान रखिए, मैं किसी दिन करने वाला हूँ, अभी मन नहीं मारेगी, फिर तेरी मम्मी आएंगी या पापा आएंगे,
देखो दुखी ना करा, पढ़ाते वक्त मत डिस्टर्ब किया करो। ये तुम कुछ भी कह लो, अभी तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर तुम रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ, अब इसकी मैं लॉ बता रहा हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहले लिखो, लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिगर बनाओ, पहले ये फिगर बना लो फटाफट जल्दी। बना लिया? रूल नंबर 1, लॉ नंबर 1, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लिख लो दोनों। दोनों लॉ लिख लिए ना। तो पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों लाइन 1 2 3 ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन ये है। हमारे बेसिकली हम लोग देखते हैं तो हम 3 प्लेन में चीज़ों को देखते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस, है ना। अब देखो, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो वो 2 प्लेन में लाई करेगा, एक्स प्लेन और वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, ऐसे समझना। ये अब तक तुमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ते हो ना, ये एक्स एक्सिस, जब मैंने सर्कल बनाया तो एक्स वाई प्लेन में आ गया, है ना। अब मान लो मैं एक एक्सिस और बना दूं, जेड एक्सिस, तो बताओ सर्कल में और बॉल में क्या अंतर है? स्फीयर में क्या? 2D और 3D। 2D का मतलब है जो 2 एक्सिस का काम हो, 2 डायमेंशन, और जिसमें तीसरी डायमेंशन भी आ जाए, मतलब हाइट भी आ जाए, तो हम उसको कहते हैं 3D।
ये समझते हो ना? तो अब जैसे हमारा एक कमरा है तो इसमें एक हाइट है, एक लेंथ है और एक बेड्थ है, 3 एक्सिस दिख रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये वाला मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, मान लो सपोज करो ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये लंबाई जो है वाई एक्सिस है, ये वॉल हो गई एक्स वाई प्लेन। समझ में आ गया? अब ये एक्सिस था, ये वाई था, ये जेड एक्सिस मान लो। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। दिस इज एक्स जेड प्लेन, होगा नहीं? दिस इज एक्स जेड प्लेन। तो ये प्लेन अलग है और ये प्लेन अलग है, दोनों अलग अलग प्लेन है ना। अब ये क्या कह रहा है कि दो अलग प्लेन में नहीं जानी चाहिए लाइट, इन द सेम प्लेन। अब लाइट यहाँ टकराएगी जाके और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वापस आ जाएगी, ऐसे एंगल बनाती है। जो लाइट रे सीधी जाती है परपेंडिकुलर, वो वापस उसी पाथ पर वापस आ जाती है। जो लाइट रे नॉर्मल पर जाती है, परपेंडिकुलर डाली मैंने यहाँ से डाली सीधी, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पाथ पे वापस आ जाती है। 90 डिग्री पर जाने वाली लाइट बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। और जब किसी एंगल से डालते हो तुम, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हर मिरर में होता है, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कनकेव हो, सब में ये रूल चलते हैं, ये 2 रूल। इसके अलावा और कोई रूल नहीं। हाँ बेटा, इरेगुलर में क्या शेप होगी मुझे क्या पता, वो तो अलग अलग जगह होगी है। इरेगुलर कैसे हो? अब पता नहीं कैसा है, कहाँ टकराएगी जाके, वो मैं कैसे बताऊँ तुझे? हाँ मैं होगा ऐसे, ऐसा देखो तो होगा। क्यों होगा? देखो सुन लो, वो होगा, वो भी होगा। देखो मान लो ऐसा है कोई सरफेस है ना बेटा, इधर ध्यान दो, तू खड़ी हो, खड़ी हो, नहीं खड़ी हो, तू खड़ी हो मत, तो कल से दोनों बैठोगे साथ। दिशा तू आगे आ जा। इधर सर के बैठ, इधर सर, उससे बात करेंगे, इस बैग को बीच में रख, बात करने की हमारी है। ठीक है, अब मान लो इस पे टकराई, तो लाइट जो यहाँ टकराती है वहाँ तो सरफेस प्लेन ही होता है, भाई एक पॉइंट भी तो टकराएगी जाके, कोई फैल के तो टकरानी नहीं, तो एक पॉइंट पे लाइट जाती है टकराती। तो ये से कितना भी कर्व हो, लाइट मान लो यहाँ टकराई है तो इसका नॉर्मल ये है, तो यहाँ पर जाएगी तो वापस ऐसे ही आएगी, यही रूल लगेगा उसको, चाहे इरेगुलर वो है। तो अगर एक पॉइंट पे टकरा रही है, अलग अलग पे टकरा रही है, तो फिर तो गड़बड़ है काम, फिर तो कहीं भागेगी, वो कहाँ जाएगी नहीं पता। पर अगर एक पॉइंट से टकरा के तुम आने का ये आई, तो ऐसी वापस आ जाएगी। समझ में आ गई ऐसे? ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो इमेज जो होती है, इमेज उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम बनती है। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी हाइट में डिफरेंस आता है क्या? नहीं आता। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम। प्लेन मिरर में बात कर रहा हूँ मैं, कनकेव उसमें नहीं कर रहा हूँ, कन्वेक्स में, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज हमेशा है। हाँ अभी कौन बता रहा हूँ, और जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूर इमेज बनती है। अब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारी इमेज कहाँ दिखाई देती है? पीछे दिखाई देती है ना। तो 2 तरह की इमेज बनती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन के ऊपर बन जाती है, दैट इज फाउंड ऑन द स्क्रीन। जैसे पिक्चर देखने जाते हो, तो पिक्चर देखते हो सामने, पीछे से जब लाइट आती है, प्रोजेक्टर डालता है, तो स्क्रीन के ऊपर फोटो बन जाती है, पिक्चर बन जाती है ना, दैट इज रियल इमेज। जो जिसको हम स्क्रीन पर ले सकें, स्क्रीन पर आ जाए बन के मेरे पास, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और जो स्क्रीन पे ना आए वो वर्चुअल इमेज।
जैसा कि हम ग्लास में अपने आप को देखें या मिरर में अपने आप को देखें, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम मिरर के सामने खड़े हो गए तो चिपके हुए दिखाई देंगे इसमें, ऐसा होता है नहीं होता ना? कैसा लगता है? जितनी दूर हम खड़े उतनी दूर हमारी इमेज फॉर्मेशन। तो दो चीज़ें इसमें याद रखना, प्लेन मिरर की बात बता रहा हूँ कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से है उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा पीछे। तो जैसे मान लो मैं ये लिखा, यहाँ पे कोई मैंने चीज़ खड़ी करी तो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर वो खड़ी हुई दिखाई देगी मिरर। तो मिरर के अंदर हमेशा वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होती है, रियल इमेज की फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर होगी बात इतनी अच्छे से? समझ में आ गया सबको? प्लेन मिरर के दो रूल्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला और एक ये वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ टकराई वहीं पे की बात कर रहा है केवल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट द पॉइंट ऑफ जहाँ टकराई। क्लियर होगी बात? अब हम इसके बाद आते हैं, ये लिख लिया ना दोनों रूल आपने। अब इसके बाद हम आ रहे हैं कर्व्ड सरफेसेस पे। कर्व्ड मतलब कि जो तुम्हारे मिरर्स हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम कनकेव मिरर में पढ़ेंगे कनकेव मिरर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर मैंने समझा दिया आपको। कनकेव मिरर होता क्या है? इस शेप का जो मिरर है जो बाहर से पेंटेड है, ये पेंटेड है, ये चमकीला साइड है, ठीक है? जैसे चम्मच होती है, चम्मच का जिससे हम खाते हैं उठा के जो हिस्सा होता है दैट इज कनकेव मिरर। या ऐसे सोच सकते हो तुम कि जो डिश लगाते हैं ना घर में, तो डिश की शेप जो होती है दैट इज कनकेव शेप, जिसके डिश के सामने एक क्या लगा होता है, एक एंटीना लगा होता है छोटा सा, जो ट्रांसपोंडर कहलाता है, जो कि जो इसकी वो है रेज हैं, जो पिक्चर की रेज है, चैनल की रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, उनको पकड़ता है ना? वो उसके फोकस पे लगा होता है, उसके फोकस पे लगा होता है। तो इस शेप का होता है। डिश सबने देखी हुई, तो डिश का जो शेप है दैट इज कनकेव शेप। क्लियर होगी बात अपनी? इस शेप को हम कनकेव मिरर बोलते हैं। अब ये कनकेव मिरर है क्या, ये भी समझना जरूरी है। कनकेव मिरर क्या है, क्या होता है? कनकेव मिरर होता क्या है? अब अगर आप एक स्फीयर ले लो, फिर समझते हो सब, बॉल ले लो, एक बॉल, उस बॉल का एक हिस्सा काट लूं, इस बॉल का एक हिस्सा मैंने काट दिया, तो जो ये हिस्सा बचा ये वाला, ये कनकेव शेप मिल गई ना मुझे, इसी से कनकेव शेप। ये समझना बहुत जरूरी है, इसी से आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस समझ में आएगा। तो कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। बेटा अगर तूने खा लिया हो और च्युइंगम खा रही है तो बाहर फेंका, ये मुंह पकड़ी की तरह मेरे सामने मत चलाया करो, क्लास में ढंग से बैठा करो, घर में बैठे नहीं हो आप, क्लास में बैठे हो। और जो खाना था वो खा के वहाँ फेंको, उसको जाके डस्टबिन में डाल के हो जाके रख ले बैठ के, ठीक है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। अब तुमने इसको यहाँ से तो पेंट कर दिया, यहाँ से रिफ्लेक्टेड पार्ट बना दिया। क्लियर होगी बात इतनी? अब इसमें अगर मैं इसका सेंटर पकड़ लूँ, ये इसका सेंटर होगा कोई ना कोई, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात मेरी? अब इसको मैंने हिस्सा ऐसा यहाँ बना दिया, ये वाला हिस्सा उठाया मैंने और यहाँ बना दिया, तो ये इसका एक सेंटर होगा यहाँ पर। ये सेंटर जो पार्ट हमने लिया है उसको अगर हम इधर से और इधर से बराबर नापे, जो सेंटर आएगा दैट इज कॉल्ड पोल, पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। सेंटर मतलब जो तुमने मिरर लिया है उसका सेंटर, ये सेंटर नहीं, इसका सेंटर, यहाँ से बराबर हो जो सेंटर, वो दैट इज पोल। अब इस पोल से जो लाइन जाती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वो मैंने बता दी थी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर कहीं पर जो ये डिस्टेंस पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, है ना? दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इसको अगर मैं ऐसे बना देता जो इसका सेंटर होता, इस कर्वेचर का, इस कर्व का सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है सबको? पक्का अच्छे से पूछूंगा मैं वापस पलट के, दांत दिखाने की जरूरत नहीं, पता ना है मेरे को, मैं मतलब अभी सिर्फ इसलिए चुप हूँ कि अभी तुम्हारा थोड़ा धीरे धीरे चढ़ रहे हो, लेकिन जो पढ़ा के भेजता हूँ वो करके आना मेरे पास, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी को ना समझ में आए तो हाथ खड़ा करके तुरंत पूछ लिया करो कि सर समझ में नहीं आया, मैं 10 बार बता दूँगा। लेकिन सोना नहीं रास्ते में, क्लास में, यहाँ पे, और डिस्टर्ब मत करना एक दूसरे को, चुपचाप सुनना ध्यान से बस, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम्हारे 4 ही चैप्टर हैं कोर्स में, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं। और इनमें अगर तुम्हें नहीं आएंगे न्यूमेरिकल तो फिजिक्स नहीं आएगी समझ में। और एक है मैग्नेटिज्म और एक है तुम्हारा आई वाला, वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, उसमें सारी थ्योरी है, ठीक है? लेकिन समझने के सारे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना समझाए या तुम रट लोगे, नहीं रट सकते। बायोलॉजी याद कर सकते हो, उसमें किसी की जरूरत नहीं होती कि भाई तुम्हें कुछ समझना भी है, बस वो तो थोड़ा सा भी तुम खुद भी पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब तुम्हारे पेट में अगर डाइजेशन हो रहा है तो वहाँ लिखा होगा भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बायोलॉजी की बुक पढ़ो, याद हो जाएगा, तुम याद कर सकते हो। फिजिक्स में नहीं आया समझ, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे अगर नहीं ध्यान दोगे, तो ध्यान से करना है इनको न्यूमेरिकल्स, और सबसे आसान, और उसके बाद भी साल के एंड तक गलती करते रहते हैं बच्चे, बहुत आसान होते हैं, सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी सबसे मुश्किल बना के रखते हैं बच्चे को, क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं देते। तो ध्यान से देखो इनको जो समझा रहा हूँ। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस लाइन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, जहाँ रेडियस का आधा आए, मिडल आए, उसको फोकस। तो जैसे मान लो ये हमारी लाइन थी, ये सी है, तो यहाँ एफ, आधे में एफ, यहाँ से यहाँ ये बराबर ये, तो इस क्या कहूँगा मैं, फोकल। अब इसमें जो ये फोकस पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फोकस, और यहाँ से यहाँ की दूरी है फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पॉइंट का फोकस का डिस्टेंस पोल से, फोकल लेंथ, ठीक है? फोकल लेंथ, लेंथ जब आएगी तो डिस्टेंस को मानेंगे, पोल से ही डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस किससे लेना है? पोल से लेना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक? समझ में आ गई बात? और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मतलब P से C तक का, दैट इज कॉल्ड R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर होगी बात इतनी सबको? हाँ, रेडियस का आधा फोकल लेंथ, फोकस नहीं, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, क्योंकि रेडियस भी लेंथ होती है और फोकल लेंथ भी लेंथ होती है, पॉइंट होता है फोकस, ठीक है? हाँ जी बोलो, तो पूछा था कुछ? हो गया? तो ये हो गया F, दिस इज कॉल्ड F, और ये हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। क्लियर होगी बात सबको? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया, फोकस भी समझ में आ गया। फोकस मतलब क्या बताया था? द लाइट रे, सेंटर तो है ही है, वेरी गुड, जिस पॉइंट से लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो पास करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके पास करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। समझ में आ गई सबको? ये देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट ये है कि अब इसका यूज ये नहीं है कि हम केवल यही करते हैं। तुम देखते हो सोलर फर्नेसेस बनते हैं आजकल, सोलर फर्नेस, सूरज से, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर कुकर्स। सोलर कुकर देखे तुमने? देखा किसी ने कभी? तो दो तरह के होते हैं, दो तरह के सोलर कुकर होते हैं। एक तो होते हैं बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स, एक क्या बनाते हैं सिंपल, वो बहुत आसान है बनाना, तुम घर बना लो। एक डब्बा लो बॉक्स, ठीक, अंदर उसके एक मेटल की शीट लगा दो, बाहर तुम्हारा लकड़ी का डब्बा ले लो, अंदर मेटल की शीट लगा दो और उसको ब्लैक पेंट कर दो, और उसके ऊपर एक ग्लास रख दो, एक ग्लास रख दो और एक मिरर खड़ा कर दो ऐसे। ये बॉक्स बन गया यहाँ पे, मान लो यहाँ पर मैंने एक मिरर खड़ा कर दिया, ये मिरर सॉरी इधर से, और ये ग्लास है मेरा, इसके ऊपर ग्लास शीट। अब लाइट रे यहाँ से आएगी
ये ऐसे और टकरा के इसमें घुस जाएगी, क्योंकि हम लाइट को कैसे बेंड कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू, है ना। मान लो जैसे कई बार ऐसा करते हैं कि इसके उदित का घर है, इसके घर के ना बीच फर्स्ट फ्लोर पे बाहर मिरर लगा हुआ है ना, बाहर ओपन में मिरर लगा रखा है इन्होंने, क्योंकि वहाँ वॉश बेसिन बनाई हुई है। अब जब सुबह के टाइम लाइट आती है, सूरज आता है, तो उस पर टकराती है लाइट, और टकरा के हमारे घर के अंदर आ जाती है। तो हमारे घर में लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ देर के लिए, जब तक वो लाइट टकरा के बाहर आती, तो रोशनी रहती है बहुत सारी। तो ऐसा हम अभी भी कर सकते हैं, हम पहले बहुत जगह बहुत बार करते भी थे। कुलदीप सर को आदत है इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों करने की। वो मिरर थे हमारे पास, वो मिरर रख देता था ले जाकर उसमें धूप में, और उनको इस एंगल में घुमा देता था कि वो लाइट टकरा के और घर के अंदर आती। तो लाइट वैसे नहीं आ पा रही डायरेक्ट, तो हमने क्या करा, उसे घुमा फिरा के अपने घर में ले आए। समझ में आ रही मेरी बात? तो वही काम यहाँ हो रहा है, वही काम यहाँ हो रहा है। हमने मिरर लगा दिया तो लाइट टकरा रही है इससे और इसके अंदर जा रही है, और ऊपर रख दिया ग्लास, ढक्कन जो है इसका, जो ऊपर का बंद करने का है वो ग्लास कर दिया, क्योंकि ग्लास के अंदर लाइट आराम से जा सकती है। लेकिन तुम गर्मियों में देखते हो, जब हम गाड़ी को 15 मिनट के लिए खड़ा करके चलेंगे और जब हम वापस आते हैं तो सबसे पहले खोल के सारे दरवाजे खड़े हो जाते हैं बाहर, 2 मिनट नहीं बैठ सकते तो उसके अंदर, कितनी गर्म हो जाती है। कभी सोचा क्यों? क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। इसको ग्लोबल वार्मिंग भी हम बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। होता क्या है, जो अब इसको समझना, चीज़ को समझना जरूरी है। देखो कॉमन बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, हर चीज़ वो नहीं पढ़नी चाहिए जो तुम्हारे कोर्स में ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी जनरल चीज़ें हैं। जब किसी के पास खड़े हो और कोई बात कर रहा हो तो तुम्हें भी पता होना चाहिए क्या बोल रहा है भाई, हमें भी तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये जिस दिन उत्सुकता जागृत हो जाएगी तुम्हारे अंदर, तो नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दोगे। तो जो भी चीज़ बताता हूँ तो उसको अंदर डाल लिया करो कि हाँ ये सर ने बताई थी, अब समझ में आ गई। वहाँ लिखना है बोर्ड में एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा छोड़ दो, यहाँ पढ़ने आएगा पढ़ा करो बस, सब अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, जो सन से लाइट आती है, सन तो बहुत गर्म है ना, सन इज़ वेरी हॉट। तो सन में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर फ्यूजन, मैंने उस दिन समझाया था ना, जो स्टार्ट होने के लिए ही 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है फ्यूजन। तो देखो कितनी टेम्परेचर होगा अंदर का सरफेस, जो बाहर का सरफेस है ना, बिल्कुल एंड का सरफेस, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। कितना है? 6000। बाहर का सरफेस, बिल्कुल बाहर का। अंदर जहाँ चल रहा है प्रोग्राम वो तो छोड़ दो, है ना। तो बाहर का सरफेस जो ये सन का सरफेस है, इसका 6000 डिग्री सेल्सियस, बहुत टेम्परेचर। जब तो हमारे तक आ जाता है, इतनी दूर होने के बाद भी लाइट, ये तो आएगी नहीं हमारे तक, है ना। तो अब जब वहाँ से लाइट आती है तो उसके अंदर जो रेडिएशंस होती हैं, उसमें हीट, 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं। एक होती है इंफ्रारेड रेज, एक होती है विजिबल रेज, एक होती है यूवी रेज, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। तो इन तीनों का काम क्या है, जिससे हम देख पाते हैं वो तो विजिबल। चमक तो जब भी हमें चमक रही है ना चीज़, कोई भी चीज़, तो विजिबल। उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी किसी दिन बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक होती है इंफ्रारेड रेज, जो हमें गर्मी देती है, हीट। तो कोई भी गर्म चीज़ होगी ना, उसमें से इंफ्रारेड रेज निकलती है, कोई भी गर्म होगी। बल्ब लगाते थे पीला वाला, अब तो कम ही मिलते हैं घर में, अभी भी आते हैं पर वो बल्ब यूज़ करते हैं। सस्ता सा बल्ब आता, 10 रुपये का आज भी आता है, 20 साल पहले भी 10 रुपये का आता था, है ना। तो वो बल्ब जो है, उसको तुम हाथ से पकड़ के नहीं उतार सकते। अब तो ट्यूबलाइट है, तो ये ठंडी ठंडी, तो LED आ गई, तो इनमें तो गर्मी होती ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो गर्म ही नहीं होती LED। पहले जो था बल्ब जो था, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास रखा हुआ है, अगर तुम्हें सुने यहाँ लगा दूँ तो और 5 मिनट बाद तुमसे कहोगे हाथ से पकड़ के उतार ले से, तुम नहीं उतार, इतना गर्म हो जाता है। तो उसके अंदर से भी इंफ्रारेड रेज निकलते हैं। तुम अपने घर पे आयरनिंग करते हो, प्रेस करते हो तो प्रेस में से भी
इंफ्रारेड रेज निकलती है। क्यों? क्योंकि जब प्रेस होती है उसके पास हाथ लेके जाओ, तुम्हें गरम गरम महसूस होता है। तो गरम क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि इंफ्रारेड रेज उसमें से निकल रही है, तुम्हारे हाथ के पास महसूस करा रही है। समझ में आ गई बात? तो जो भी गर्म चीज़ करेंगे वो इसमें से इंफ्रारेड रेज होगी। और जितना ज़्यादा इंफ्रारेड रेज जितनी गर्म चीज़ से निकलेगी उसकी जो वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ उसकी सबसे कम होगी। जितना गर्म उतनी ही वेवलेंथ छोटी, जितना कम गर्म उतनी वेवलेंथ बड़ी। ये बात दिमाग में घुसा दें। और वेवलेंथ का मतलब है कि छोटी चीज। वेवलेंथ समझते हो क्या होती है? ये तो पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा था? ऐसे पढ़ते थे तो यहाँ से यहाँ तक, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ, है ना? ये जितनी छोटी होगी, जितनी नज़दीक होंगी, उतनी ही इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। जो जितनी लंबी चीज़ होती है, अब जैसे मान लो एक छोटा सा प्लेन बना दूँ मैं, या चलो गोली ले लेता हूँ, छोटी पिस्टल की गोली है, रिवॉल्वर की गोली है, और एक ले लूँ मैं टैंक का गोला, बड़ा वाला तोप का गोला, ठीक? अब गोली को जब तुम मारोगे तो वो पेनिट्रेट करते हुए पार अंदर घुस जाएगी, लेकिन जब तुम गोले को मारोगे ना तो वो गहराई में नहीं जाएगा, वो ऐसे फाड़ेगा वो चीज़। तो पेनिट्रेशन किसका ज़्यादा? और समझ सकते हो, एक तुम्हारे इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी सुई कैसी होती है? पतली सी बिल्कुल, तो उसको जैसे ही तुम लगाते हो अंदर घुस जाते हो एकदम। अब मैं कील जितना मोटा बनाता हूँ, कील होती है ना, और तुमसे कहूँ तुम्हारे हाथ में घुसाऊंगा इस इंजेक्शन में, तो वो घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। घुसा तो मैं सरिया भी दूंगा मोटा वाला। अभी कल ही एक दिल्ली में केस हुआ है जिसमें एक आदमी ने अपनी वाइफ को और अपने वाइफ के भाई को, दोनों को पेचकस से मार दिया। चक्कू, उस चक्कू की भी जरूरत नहीं, पेचकस से मार दिया। तो भाई मारने को तो किसी को तुम्हारे में ताकत होनी चाहिए, कुछ भी घुसा देंगे, लकड़ी घुसा देते पेट में। लेकिन दोनों का पेनिट्रेशन अलग है। चाकू जो होता है वो आसानी से घुस जाता है क्योंकि उसके शार्प एजेस होते हैं, तो आराम से घुस जाता है। इंजेक्शन है वो पतली सी सुई होती है, वो घुस जाती है ना, लेकिन मोटी चीज़ नहीं घुसी। तो ऐसे में सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो पतली ये छोटी चीज़ें होती हैं उनका पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। तो सन से जो लाइट आई हमारे पास, उसका जो पेनिट्रेशन है, जो उसकी इंफ्रारेड रेज है, वो आसानी से इसके ग्लास को डाल के अंदर चली जाती है डायरेक्ट। अच्छा, इसका भी एक मैं और तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी के बाहर में 1000 वाट का बल्ब लगा दो, 1000 वाट का बल्ब लगा दो, क्या गाड़ी गर्म हो जाएगी? हो जाएगी? करके देखना, रात के टाइम अपनी गाड़ी के बाहर 1000 वाट का बल्ब ले आना, है ना, और उसके बाहर टांग देना, उसकी ग्लास के पास टांग देना। 2 घंटे नहीं, 4 घंटे चले छोड़ देना, और फिर उसको खोल के उसके अंदर बैठ जाना जाके। तो तुम्हें अगर गर्मी महसूस हो तो ये थ्योरी गलत हो गई, है ना? पर यही काम चलो दिन में कर लेना इस काम को, पर रोशनी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर बस, क्योंकि गर्म सूरज होता है इसलिए कह रहा हूँ। अब सन की 10 मिनट खड़ी करके जाना तुम, 2 घंटे को छोड़ दो, और उसके बाद उसमें बैठ जाना तुम जाके, तो तुम नहीं बैठ सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 वाट में इतनी इंफ्रारेड रेज नहीं बनी कि वो ग्लास को अंदर घुसा के अंदर घुस जाए इंफ्रारेड रेज और गर्मी कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, अगर उसमें बंद कर दिया मैंने ग्लास में और वहाँ 1000 वाट का बल्ब लगा दिया, सब गोलगप्पे खाते हो ना, तो गोलगप्पे वाला अपने बरसात के दिनों में गोलगप्पे कैसे करारे रखता है? बल्ब लगा के। देखा करो ध्यान से, सब चीज़ों की बहुत ऑब्जर्व करने की चीज़ होती है। तो वहाँ बल्ब लगा के रखता है, क्यों लगा के रखता है? रोशनी देखने के लिए, गर्माहट करने के, मॉइस्चर हट जाएगा, क्योंकि छोटी सी जगह है बंद, उसमें तुम कोई भी चीज़ जलाओगे तो गर्म हो जाएगी। येलो ही से गर्म होगा, ये लगा लेगा तो फिर क्या होगा? देखना नहीं है ना,
देखना तो तुम्हें है देखना तो तुम्हें है कि उसमें उसने क्या खिला दिया डाल के रात में, क्योंकि बल्ब तो रात में जलाएगा वो। बस पूछो मत, पता मत चल फिर वो भाई इसे पढ़ा रहने दो बैग को, अरे तो बार बार ही गिरता रहेगा तो उठाते रहो। अच्छा पाउच गिरा दिया, चलो ठीक है, पढ़ा रहने दो कोई बात। सर आपको ही पता है बोला चार भंडार एक, हम तो वीडियोग्राफी करके लाए थे एक दिन। अरे पूछो मत, खतरनाक, ठीक है। तो है बोला चार भंडार में तुम्हें पता नहीं? अरे सर नहीं है वो, है नहीं है। क्या है?